आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे आरबीआई सर्कुलर क्लास 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इस फंड के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाकी जो भी डिटेल्स हैं हम उसको कवर करते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ से हम पूरा जो DEF फंड है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, डेफ फंड भी बोला जाता है इसको। तो ये जो डेफ फंड होता है ये आरबीआई मेंटेन करता है वो अकाउंट्स के लिए जो कि 10 साल तक इनएक्टिवेट रहता है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई पर्सन है। पर्सन कौन है? ये जेठालाल है। तारक मेहता तो जरूर देखा होगा आपने। तो ये जेठालाल है। तो जेठालाल के पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं। तो वो क्या करता है कि हर एक अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रखता है। और एक अकाउंट ऐसा है, मान लेते हैं कि एसबीआई का अकाउंट है, जहां पे वो भूल गया कि उसका अकाउंट है भी कि नहीं। तो वो क्या किया कि एक साल तक जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। जब उसने एक साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो वो अकाउंट हो गया इनएक्टिवेट अकाउंट। ठीक है, जब आप एक साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है इनएक्टिवेट अकाउंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ने आपको कुछ पैसे ट्रांसफर किए एज ए इंटरेस्ट, या तो बैंक ने आपके कुछ पैसे काटे हैं तो वो ट्रांजेक्शन तौर पर माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। बल्कि अगर आपने वो ट्रांजेक्शन नहीं किया वो चीज मानी जाएगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि आपने विड्रॉ नहीं किया, आपने नेट बैंकिंग यूज नहीं की, इवन आपने जो कैश विड्रॉ के साथ जो है आपने बैलेंस इंक्वायरी भी नहीं की, तो वो सब चीजें नहीं करते हो एक साल तक, तो आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। तो ये चीज जो जेठालाल के साथ भी हुई। दूसरी चीज कि क्या हुआ कि अब जेठालाल एक साल छोड़ो, अब 2 साल तक चीजें भूल गई। अब जब 2 साल तक आप जब अकाउंट एक्टिवेट नहीं रखते तो वो बन जाता है डोरमेंट अकाउंट। क्या बन जाता है? डोरमेंट अकाउंट। इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे कि पहले अगर बात करें, जब इनएक्टिवेट अकाउंट रहता है, जब आपका एक साल अगर ट्रांजेक्शन नहीं किया गया तब भी जो है आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डोरमेंट अकाउंट होने के बाद जो है आपका पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो है अकाउंट जो है वो भी एक्सेस नहीं कर सकते। इस केस में क्या करना पड़ता है? केवाईसी करना पड़ता है, वापस से केवाईसी करना पड़ता है, तब एक्टिवेट होता है। दोनों केस में जो है बैंक जाना पड़ता है। इवन इनएक्टिवेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कर दी, एटीएम के थ्रू पैसे निकाले, तब भी हो जाता है। अब हमने बात की जेठालाल जो है 2 साल अगर भूल गया तो ये सारी चीजें होंगी। अब मान लेते 3-4 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे करते करते जो है 10 साल पूरे हो गए और 10 साल तक जो है जेठालाल को याद ही नहीं है कि उसके पास एसबीआई का भी एक अकाउंट है। तो बैंक क्या करती है, ऐसे जो इनएक्टिवेट अकाउंट रहते हैं 10 साल तक, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, आरडी हो गया, अनपेड डिविडेंड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, तो ये सारा का सारा पैसा जो है आरबीआई के जो डेफ फंड है यहाँ पे डाल देती है। मतलब डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जो है ये पूरा का पूरा पैसा चले जाता है। इसके साथ क्या करना पड़ता है बैंक को जो पैसा जो भेजता तो है आरबीआई के पास, ठीक है, उसके साथ बैंक को जो है सारा का सारा अकाउंट का डिटेल पर्सन का देना पड़ता है। जेठालाल का नाम क्या है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। उसके साथ जेठालाल का अकाउंट क्या है, अमाउंट कितना है, सारा कुछ डिटेल जो है आरबीआई को देना पड़ता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि भाई आप तो आरबीआई का पैसे चला गया, क्या वापस पैसे मिलेंगे? हाँ जरूर मिलेंगे, उसको हम आगे देखते हैं। अब इसमें आरबीआई क्या क्या करेगा हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब आरबीआई का क्या क्या रोल है हम उसको देखते हैं। अब आरबीआई का काम रहेगा इस डेफ फंड को मैनेज करने का। किस किस तरह से यूज कर सकता है इस डेफ फंड को? कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेट कर सकता है डिपॉजिटर को अबाउट द सेफगार्डिंग ऑफ देयर मनी, और जो क्लेम कर सकते हैं जेठालाल वापस जो है अपना जो अनक्लेम मनी है उसको भी क्लेम कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है करने के लिए आरबीआई जो है वो डेफ फंड यूज करता है। अब क्या हुआ, जेठालाल को ना अचानक से चंपकलाल, जो जेठालाल के फादर हैं, चंपकलाल ने जो है याद दिलाया। क्या बोलते हैं जेठालाल को? जेठालाल को क्या बोला जाता है? चंपक, बाबूचक। हाँ, बाबूचक अपना अकाउंट तो एसबीआई में भूल गया है, देखो याद नहीं है। तब जेठालाल को याद आया कि हाँ यार मेरा तो एक अकाउंट भी था एसबीआई में और वो 10 साल से इनएक्टिवेट है, या तो 11 साल या 12 साल से इनएक्टिवेट है। तो जेठालाल जाएगा बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा? बैंक जो है अपने से जो है वो पैसे जेठालाल को दे देगा। ठीक है, अपने से पैसे वो जेठालाल को दे देगा। उसके बाद जो है बैंक आरबीआई के जो डेफ फंड है यहां से जो है रिफंड मांगने जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा प्रोसेस होता है डेफ फंड का, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कैन डिपॉजिटर क्लेम इट बैक? यस, कर सकता है डिपॉजिटर। इवन लीगल हेयर जो रहेगा वो क्लेम कर सकता है बैंक से, और बैंक जो है वेरीफाई करेगा, उसका पे करेगा। उसका जो भी पैसा है वो डेफ फंड से जो है बैंक को दिया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशंस आए थे हम उसको कवर करते हैं। तो आरबीआई ने रिवाइज ऑपरेशनल गाइडलाइन लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस थे उसको ठीक किया गया था ऑन ट्रांसफर एंड क्लेम प्रोसेस ऑफ डेफ फंड।
और ये इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2025 से। और ये जो डिसीजन लिया गया है सेक्शन 26A 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के अंतर्गत। ये चीज ध्यान देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लेना। अंडर सेक्शन 26A और 35A के अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया है बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949। किसके लिए एप्लीकेबल है? कमर्शियल बैंक जैसे कि आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक सबके लिए एप्लीकेबल है। उसके जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं। जो मैंने आपको पूरा स्टोरी समझाया है ना, इसके ऊपर क्या क्या रूल्स है आरबीआई के द्वारा, उसको हम एक एक करके कवर करते हैं। पहली चीज, रजिस्ट्रेशन ऑन ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है? ई कुबेर प्लेटफॉर्म एक आरबीआई का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर का जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है या बात करें गवर्नमेंट का पेमेंट या जो भी चीजें हैं जो आरबीआई के थ्रू किया जा सकता है, एक साइड से मान सकते हो कि ये आरबीआई का एक पेमेंट पोर्टल है। तो ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर जो है बैंक को रजिस्टर करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। तो बैंक को पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा। जो डेफ फंड है, यहाँ पे डेफ फंड का जो मॉड्यूल है उसको ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर, और इसके साथ ही जो है बैंक को जो है 2 तरह के ईमेल आईडी आरबीआई को देना पड़ेगा। आरबीआई के एक ईमेल आईडी देकर रखा है dea.fund@rbi.org.in। यहाँ पे जो है बैंक को कम्युनिकेशन करने के लिए 2 तरह से ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, और फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा आरबीआई से बैंक के पास वो सिर्फ इसी 2 ईमेल आईडी के द्वारा की जाएंगी। अब कुछ नॉन मेंबर बैंक्स भी होते हैं। अब ई कुबेर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक मान लेते हैं एक जो है एक मेंबर होता है, एक नॉन मेंबर होता है। मेंबर कौन होगा? मेंबर होगा जैसे कि मान लेते हैं एसबीआई है। एसबीआई का जो है डायरेक्टली आरबीआई के साथ अकाउंट है, तो एसबीआई क्या है? एसबीआई जो है एक तरह से मेंबर है आरबीआई का, तो ये जो है ऐसा सीधे डायरेक्टली जो है रजिस्टर कर सकता है। बात करें कुछ स्पॉन्सर्स बैंक की, जैसे कि हो गया आरआरबीज। आरआरबी जो है कोई भी आरआरबी ले लो यार, हर एक आरआरबी किसी न किसी से स्पॉन्सर्ड है। एक आरआरबी लेते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड है किससे? एसबीआई से। तो अब क्या रहेगा कि वो सीधे के सीधे जो है रजिस्टर ही नहीं कर सकता ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर, तो वो हेल्प लेगा स्पॉन्सर्स बैंक का। और अगर कुछ फंडिंग अगर भेजना है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट अगर जो डेफ फंड है यहाँ पे भेजना है या यहाँ से निकालना है, तो स्पॉन्सर जो बैंक रहेगा वो पिक्चर में आएगा, क्योंकि स्पॉन्सर बैंक को एक कोड दिया जाता है, उसी कोड के द्वारा जो है वो पैसे भेज सकता है और पैसे निकाल सकता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा कि जो नॉन मेंबर बैंकर्स हैं, वो जो नॉन मेंबर बैंक्स जैसे कि आरआरबीज होंगी या कोऑपरेटिव बैंक्स होंगी, उनको स्पॉन्सर्ड बैंक के थ्रू ही जो है ईमेल भेजना पड़ेगा, और ईमेल जो रजिस्टर्ड रहेगा वो स्पॉन्सर्ड बैंक का ही रहेगा। लेकिन जो पैसे आते हैं ना, ये याद रखना, पैसे जो हैं वो आरआरबी के पास सीधे सीधे आता है, ना कि एसबीआई के पास आता है। ठीक है, इसके बारे में आगे और बात करें तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मैंडेटरी है फॉर ट्रांसफरिंग अनक्लेम डिपॉजिट और सबमिटिंग द रिक्लेम फंड। ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा, रिक्लेम क्लेम जो है वो फंड करने के लिए। अब एक चीज ध्यान देना है कि ऑथराइज बैंक ऑफिसर्स, इसके अंतर्गत बोला गया है कि 10 बैंक ऑफिसर्स ऐसे रहेंगे जो कि साइन करेंगे कि हम जो है DEA फंड या तो DEA अकाउंट जो है वो हम मेंटेन करेंगे। अब ये कौन होंगे 10 मेंबर्स? ये बड़े बड़े पोजीशंस में रहने वाले जो MD रहेंगे, CEO रहेंगे, वो सारे रह सकते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर कुछ डेफ फंड में कुछ छेड़खानी हो गई, किसी को पैसा देना था, किसी को पैसा दे दिया या पैसे की घपला कुछ कर दिया, तो वो सब में जो है अकाउंटेबिलिटी ये 10 जो ऑफिसर्स हैं यही रहने वाले हैं। तो ये जो 10 ऑफिसर को साइन करके डेफ फंड अकाउंट जो है ऑपरेट करने के लिए जो है आरबीआई को देना पड़ता है। नाम होता है और सिग्नेचर होता है। अब मान लेते हैं 10 लोग हैं, ठीक है, 10 बैंक के ऑफिशियल्स हैं। अब उसमें से एक ऑफिशियल का सिग्नेचर चेंज हो गया, एक ऑफिशियल जो है चेंज हो गया, तो उस केस में पूरा का पूरा लिस्ट ही जो है वापस से आरबीआई को देना पड़ेगा, ना कि उस पर्सन का नाम चेंज कर दो, ये पर्सन का नाम अपडेट कर दो, ऐसा बोल दे कि बैंक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है बैंक को पूरा लिस्ट जारी करना पड़ेगा और पूरा लिस्ट जो है आरबीआई को वापस भेजना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कैसे जो है अनक्लेम डिपॉजिट डेफ फंड में जाता है। मैंने आपको बताया ना कि बैंक के पास अगर 10 साल तक पैसे ऐसे पड़े हो तो वो पैसा जो है डेफ फंड में जाता है। तो डेफ फंड में कैसे जाता है हम उसको समझते हैं। 10 साल या 10 साल से ज्यादा हो गया तो उस केस में वो जो है डेफ फंड में जाता है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है ये ड्यूरिंग द लास्ट 5 वर्किंग डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ के तौर पे लगता है। तो अभी के टाइम पे क्या महीना चल रहा है, अभी समझते हैं जुलाई चल रहा है ना, और
अगर बात करें कि अभी 10 साल पूरे होने वाले हैं, ठीक है, जेठालाल का जो है 10 साल पूरा हो चुका है, तो अब ये पैसा जाना चाहिए डेफ फंड में। तो बैंक क्या करेगी, बैंक जो है जुलाई का जो इंटरेस्ट है ये तो लेगी लेगी, इसके साथ जो अगस्त का जो लास्ट 5 डेज है उसका इंटरेस्ट भी लेगी, और उसके बाद जो है आरबीआई को वो फंड सौंप देगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी पैसा है, जैसे जो भी इंटरेस्ट लगने वाला है, अगस्त के महीने के लास्ट 5 डे तक वहाँ तक लिया जाएगा, उसके बाद आरबीआई को वो सौंप देगी। और इसके अंतर्गत आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, बैंक जो है इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा, जो आरबीआई का सर्कुलर था उसमें बैंक जो है डेली बेसिस पे जो है क्या करता है, इंटरेस्ट रेट देता है। लेकिन इस वाले केस में देख सकते हो कि जुलाई का महीना बाकी है और अगस्त का महीना बाकी है, तो इस केस में बैंक कैसे डिसाइड करेगा किस तरह जो है इंटरेस्ट रेट देना है। तो इस केस में जो है आरबीआई एक फॉर्मूला देती है, उस बेस पे जो है बैंक डिसाइड करता है किस तरह जो है इंटरेस्ट रेट देना है, और उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा के आरबीआई को पैसा भेजा जाता है, डेफ फंड में जो है भेजा जाता है। एक बैंक को एक चीज़ जो है अश्योर करनी पड़ती है कि जो लीगल और टैक्स ऑब्लिगेशन है वो पहले ही फुलफिल करना पड़ेगा बिफोर दी ट्रांसफर करने से पहले ही सब कुछ जो है फुलफिल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं खुद का अकाउंट है, जैसे कि एसबीआई का खुद का अकाउंट है तो उसके पास एक डीईए फंड सर्विस होगा और इसके साथ डीईए फंड कोड होगा, जो मैं आपको कोड के बारे में बता रहा था। तो ये बैंक के पास एक कोड होता है डीईए फंड कोड, इसके वजह से ही बैंक जो है ट्रांसफर कर सकता है और बैंक से वापस से पैसे निकाल सकता है। और ये जो मेंबर बैंक्स होते हैं इनके पास ये कोड रहता है, ठीक है। ये कोड के साथ उस पर्सन का नाम, कितना इंटरेस्टेड बेयरिंग है, कितना नॉन इंटरेस्टेड बेयरिंग है, सारा इंफॉर्मेशन जो है आरबीआई को देना पड़ेगा, आरबीआई का जो डेफ फंड है इसमें देना पड़ेगा। अब हमने बात कर ली जो एसबीआई है जिसका खुद का अकाउंट है। अब बात करते हैं जो अदर मेंबर्स हैं जिसके पास नॉन बैंकर्स है उसके बारे में। तो जो नॉन मेंबर्स हैं उनको सेपरेटली स्पॉन्सर बैंक टू रेमिट नॉन मेंबर बैंक वाइज सेपरेटली विद रिस्पेक्टिव कोड। तो उनको स्पॉन्सर्ड बैंक का जो कोड है वही जो है यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ ही जो है जो नॉन बैंकर है उसका भी कुछ लिंक करके जो है भेजना पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर और क्लेम विंडो की। तो जो पैसा है जो बैंक आरबीआई को भेजेगा वो ऐसा नहीं है कि हर दिन जो है भेजते रहेगा। जब भी 10 साल पूरे हो गए किसी पर्सन का, जेठालाल का 10 साल पूरे हो गए तो वो डेफ फंड में पैसा भेज देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि लास्ट 5 वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने में जो लास्ट 5 वर्किंग डे है तभी जो है बैंक अपना जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो आरबीआई पे भेज सकता है, वो भी एक महीने में एक बार, एक महीने में सिर्फ एक ही बार भेज सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब बात करते हैं जब आरबीआई जब रिफंड करेगा बैंक को तो वो किस समय करेगा, वो जो है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ बैंक का जो बिजनेस डे रहता है वहां पे करेगा। और ये भी चीज आपको ध्यान देना है, जो रिफंड होगा वो भी एक महीने में एक ही बार होगा। एक बार अगर क्लेम कर लिया बैंक ने तो वापस रिफंड नहीं कर सकता। ये दोनों के दोनों जो रूल्स है ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा, नॉन बैंकर हो या बैंकर हो दोनों में एप्लीकेबल होगा। और अगर बात करें नॉन मेंबर जो बैंक्स रहेंगे वो स्पॉन्सर बैंक के थ्रू जो है काम करेंगे दोनों केस में, ठीक है। और इसका जो रिसीप्ट है, ठीक है, इसका जो रसीद है वो ऑटो जनरेटेड होगा बाय यूजिंग ई कुबेर प्लेटफॉर्म, और वो जो है ईमेल आईडी जो बैंक ने देकर रखा होगा स्टार्टिंग में 2 ईमेल आईडी वहां पे भेज दिया जाएगा। तो कौन सा जो है फॉर्म जो है जनरेट होगा वो भी आपको याद रखना है, फॉर्म 2 जनरेट होगा, ठीक है। तो जो बैंक अगर पैसा वापस मांग रही हो तो उस केस में बैंक का जो फॉर्म 2 है वो जनरेट होता है, और ये जो फॉर्म 2 है ये फॉर्म 2 जो है ऑटो जनरेटेड फॉर्म में ई कुबेर के थ्रू की जाती है। और ये फॉर्म 2 को जो है साइन किया जाता है बाय 2 सीनियर ऑफिसर्स, जो बैंक एम्प्लॉय रहेंगे वो ऑफिसर जो है साइन करेंगे, जो अपर जो एमडी रहेंगे या तो जो ऑफिसर्स रहेंगे सीनियर ऑफिसर वो साइन करेंगे, और उसको जो है 3 दिन के अंदर ही जो है 3 वर्किंग डेज के अंदर की जो है आरबीआई को सौंप देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर होगा क्या, ये जो फॉर्म 2 है इसके अंदर डेटा रहेगा कि हमने कितना अमाउंट उस पर्सन को भेजा है, कितना सारा इन्फॉर्मेशन है, कितना अमाउंट भेजा है, पर्सन का नाम, फिर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, कितने साल तक बंद था, सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस फॉर्म 2 के अंदर ही रहेगा। ये जो कस्टमर है उनको नहीं भेजा जाता बल्कि आरबीआई को भेजा जाता है डिटेल फॉर्म में, मतलब वेरीफाई करने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं इस फॉर्म में। तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा जो डिटेल है वो सही है, क्योंकि इसको आरबीआई जो है डबल चेक इसको नहीं करता सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो क्लेम है मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसको मंथली बेस पे दिया जाता है। तो बैंक के जो अकाउंट है उसमें दिया जा सकता है, या जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसमें भी
आरबीआई का जो अकाउंट है उसमें दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो जो बैंक का जो आरबीआई का अकाउंट है, स्पॉन्सर्ड का बैंक का अकाउंट है, वहाँ पे जो है दिया जाएगा डायरेक्टली। अब कस्टमर वाइज डेटा इज नॉट सबमिटेड टू द आरबीआई, जो कस्टमर वाइज डेटा है वो सबमिट नहीं किया जाता है, बस ये जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि रिकॉर्ड एक रखने के लिए जो है ये फॉर्म 2 रखा जाता है। और इसके साथ ही जो पैसा है वो पहुंचाने से पहले, देने से पहले बैंक को ये इंश्योर करना पड़ता है कि केवाईसी नॉर्म्स अच्छे से फॉलो हो, उसके साथ ड्यू डेलीगेशन जो है अच्छे से फॉलो हो, ये चीज़ें जो है बैंक को ध्यान देनी पड़ती है। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी जो है बैंक को ध्यान देनी पड़ती है जब डेफ फंड के बारे में बात करें, और वो चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। एक तो फॉर्म 1, फॉर्म 3 और फॉर्म 6। अब ये फॉर्म 1, 3 और 6 क्या उसके बारे में समझते हैं। तो एक तो रहता है मंथली स्टेटमेंट, जिसको फॉर्म 1 के अंतर्गत आता है। फॉर्म 1 जो है ऑटो जनरेटेड रहता है बाय द ई-कुबेर प्लेटफॉर्म फॉर ईच बैंक। हर एक बैंक का जो है हर महीने जो है ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ये ऑटो जनरेटेड रहता है, इवन अगर डेफ फंड में ट्रांसफर हुआ हो या नहीं तब भी, ठीक है। वहां से पैसे निकाले गए हो, पैसे डाले गए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ई-कुबेर प्लेटफॉर्म जो है मंथली बेस पे जो है फॉर्म 1 रिलीज करेगा। उसके बाद अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको वेरीफाई करना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और उसके बाद उसको टिक करना, मैं एग्री करता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक है। अगर ठीक नहीं होंगी तो बैंक को जो है एक रेक्टिफिकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? एक रेक्टिफिकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अगर कुछ खराबी हो गई, अगर बैंक को लगता है कि ऑडिट में कुछ खराबी है, हमने तो ट्रांसफर किया तब ये ट्रांसफर नहीं दिखा रहा, तो उस केस में एक रेक्टिफिकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ये जो रेक्टिफिकेशन फॉर्म है ये एक तरह से करेक्शन रहेगा, या तो कुछ एरर वेरर रहेगा, एरर क्लेम जो है उसके लिए रहेगा, और ये 2 हफ्ते के अंदर ही जो है भेजना पड़ता है आरबीआई को। इसमें भी देख सकते हो कि 2 सीनियर ऑफिशियल मेंबर होंगे जो इस फॉर्म को साइन करेंगे, और ये 2 मेंबर कौन होंगे? ये वही जो 10 मेंबर्स थे उनमें से कोई 2 होने का काम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट चलता है, एक और जो है सर्टिफिकेट रिलीज की जाएंगी, उसको बोला जाएगा रिकॉन्सोलिडेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, रिकॉन्सोलिडेशन सर्टिफिकेट, सॉरी। और ये जो सर्टिफिकेट है हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, जिसके अंतर्गत ये जो है बैंक को हर मार्च और सितंबर के महीने में प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसके अंतर्गत जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो मैंने आपको बताया 10 मेंबर है, उसमें 2 मेंबर साइन करेंगे, और उसके बाद इंटरनल ऑडिटर वो भी साइन करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है मार्च तक प्रिपेयर होगा। उसका जो डेडलाइन है वो आपको मिलेगा 30 अप्रैल को जो है सबमिट करना होगा, ठीक है, 2000 नहीं, सॉरी। और उसके साथ जो सितंबर वाला जो डेटा रहेगा वो 1 मिनट देखना है मैंने यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ अपडेट की थी, तो अगर मैं वहाँ पे आपको बता सकूँ तो वो भी बता जाता हूँ। 1 मिनट देना मेरे को बस। हाँ जी, ये 3 दिन के अंतर्गत देना पड़ता है ये क्लेम वाला। अच्छा, क्लेम वाला तो हमने करवा दिया ना। हाँ, ये दो दिन वाला तो मैंने आपको बताया था कि 2 सीनियर ऑफिशियल के साथ साइन करना पड़ता है। हाँ, इनके पास टोटल 1 महीने का टाइम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्च में जमा किया है तो उसका 30 अप्रैल तक टाइम होता है। वो जो सर्टिफिकेट है, हाफ ईयरली जो सर्टिफिकेट है आरबीआई के बाद जमा करने का बैंक के पास। और अगर सितंबर के बारे में बात करें, जो सितंबर में जो प्रिपेयर करना पड़ता है वो अक्टूबर 31 तक जो है जमा देना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ एक एनुअल फॉर्म भी होता है। एक तो हमने बात कर ली मंथली बेस पे रहता है, एक हाफ ईयरली बेस पे रहता है। जो मंथली बेस पे रहता है वो फॉर्म 1 है, जो हाफ ईयरली बेस पे रहता है वो फॉर्म 3 है। अब जो एनुअल बेस पे जो रहता है वो रहता है हमारा फॉर्म 6 मिलने वाला है। और फॉर्म 2 के बारे में आपको बताइए, वो तो ऑटो जनरेट होता है जब बैंक जो है क्लेम करवाता है। तो ये तो बैंक आरबीआई से क्लेम कर, जब बैंक जो है रिक्लेम करता है लोगों को तब जो है, या कस्टमर को, तब जो है वो रिलीज किया जाता है। जो एनुअल जो सर्टिफिकेट है जो फॉर्म 6 के अंदर आती है, ये जो है इसका देख सकते हो 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो रहता है, और जो भी ऑडिट करने के बाद 1 महीने के अंदर ही जो है भेज देना होता है इसको, और 30 सितंबर से ज़्यादा लेट नहीं कर सकता बैंक, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ ध्यान देना कि बैंक को जो है UDIN नंबर, मतलब यूनिक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके साथ इंटरनल डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ बैंक ऑडिटर, ये भी देना पड़ता है, जो कि आपको पता होगा बैंक में जो है ऑडिट होते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो ईयरली जो ऑडिट होगा उसका जब भी ऑडिट होता है तो उसमें एक नंबर भी दिया जाता है, इसका नाम है इंटरनल डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो भी ऑडिटर रहता है इनका एक नंबर दिया रहता है, तो किसने ऑडिट किया है वो पता लगाने के लिए ये नंबर भी जो है एज अ आरबीआई को एनुअल सर्टिफिकेट में देना पड़ता है, ठीक है। अब ये देंगे कैसे? अब मैं सबसे बोल रहा हूँ देना पड़ता है, ये देंगे कैसे? ये बैंक को 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज, बैंक को एक तो ओरिजिनल कॉपी जो है आरबीआई के ऑफिस में भेजना पड़ेगा, जो आरबीआई का ऑफिस मुंबई में है वहां पे भेजना पड़ेगा। इसके साथ ही जो जो कॉपीज है, स्कैन कॉपीज है, वो जो है, जो आपको ईमेल आईडी बताया था मैंने पहले ही, DEA.fund@rbi.org.in में जो है भेजना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा मोस्टली चीज़ें कवर हो गई है। अगर बात करें ऑडिट रिक्वायरमेंट की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मंथली, ईयर, हाफ ईयरली बेस पे होता है ऑडिट, और ईयर एंड में भी होता है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो कांटेक्ट करने के लिए आरबीआई का वही ईमेल आईडी है, ये बैंक को यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये रही हमारी समरी। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो चीज़ें, वीडियो पॉज करके, कि कैसे जो है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो है करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के याद रख सकते हो, हमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है, वीडियो पॉज कर लेना। बाकी बात करें समरी की, तो रजिस्ट्रेशन जो है पहले आपको मैंने बताया कि पहले जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू बैंक को। उसके बाद 10 मेंबर जो है साइन करेंगे, जो कि बोर्ड या तो सीईओ लेवल पे रहेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है ऑथराइजेशन था। तीसरा ट्रांसफर ऑफ फंड के लिए जो है जो लास्ट वर्किंग डे का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कलेक्ट करके जो है भेजना पड़ता है। और इसके अंदर का जो अनक्लेम डिपॉजिट है और इंटरेस्ट है, दोनों का दोनों आरबीआई को भेजना पड़ता है। अब रिफंड क्लेम करने के लिए आरबीआई से पहले तो बैंक को अपना जो पैसा है वो ट्रांसफर करने के बाद जो ई-कुबेर प्लेटफॉर्म है वो फॉर्म 2 रिलीज करेगा, और फॉर्म 2 रिलीज करने के बाद बैंक के जो ऑफिसर्स है, 2 ऑफिसर्स जो है वो साइन करेंगे, सब कुछ सही है, और फिर आरबीआई को वेरीफाई करेगा और रिफंड कर देगा। और कुछ चीज़ें और, जैसे कि फॉर्म 3 हाफ ईयरली बेस पे जो है बैंक देता है आरबीआई को, उसके बाद एनुअल सर्टिफिकेट भी जो है फॉर्म 6 के अंतर्गत देता है। और जो भी क्लेम है ये 1 महीने में एक बार ही हो सकता है, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान दे देना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी समरी है, और ये पीडीएफ जो है पेड है वैसे तो। ठीक है, इससे पहले जो क्लास 1 का जो पीडीएफ था आरबीआई का, वो फ्री है, आप बैंक से टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी के लिए हम इतना रखते हैं, और वीडियो को आप शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे कंटेंट देखते हैं ना सेकंड चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाय।